होने लगता है। और एक एक ऐसी अवस्था होती है, किशोरावस्था जब होती है, तो फिर शुरू के टाइम में ये ज़्यादा होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे पर्सन की एज कम होती है वैसे वैसे वो चीज़ कम कम होने लगती है। भारत में ये जो ओसीडी होता है, ऐसा प्रसार जो होता है, मतलब भारत में ये 1% 2% से 3% लोगों को ग्रसित होते हैं इससे, और विश्व में 2 से 3% लोग इसमें होते हैं। और WHO के अनुसार जो ओसीडी होता है वो विकलांगता का भी कारण बन सकता है। अब आपको मेरी सहपाठी मुस्कान इसके लक्षण बताइए। नमस्ते, मैं आपको आज ओसीडी के लक्षण के बारे में बता रही हूँ। ओसीडी के लक्षण हो सकते हैं बार बार हाथ धोना या स्नान करना, दरवाजा का लॉक चेक करते रहना, या फिर गैस बंद है कि नहीं उसको चेक करते रहना, चीज़ों को बार बार चेक करना, गंदगी या जर्म्स का डर होना, बार बार सफाई करना। इसमें व्यवहारिक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि डर लगना और चिंता होना, जब कोई कार्य ना हो तो बेचैनी होना, और बार बार हाथ धोते हैं। और इसमें हम लोग बार बार आने वाले विचारों को करने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसका भी हो सकता है। बाकी आगे का बचाव और तो जैसे कि अभी तक आप लोगों को ये पता चल चुका कि ओसीडी क्या है, ओसीडी के कारण क्या होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ओसीडी जानने का जांच होता है। आप लोग जैसे यहाँ आए होंगे तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो आपसे बैठा के आपको सवाल पूछा होगा कि मतलब आपको क्या क्या विचार आपके दिमाग में आते हैं, जिससे उनको ये जानने में मदद होगी कि ये ओसीडी ही है या कुछ और है। तो सबसे पहले तो हमारा होता है कि जो डॉक्टर पेशेंट का डिस्कशन होता है, मतलब उसमें डॉक्टर आपको बैठाएगा, आपको मतलब शांति से आराम से आपसे सवाल पूछेगा कि आप क्या क्या सोच रहे हैं। उसके बाद से आता है बातचीत का, उसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे विचार हैं जो आपको बार बार मतलब ऐसे आते हैं कि जैसे मुझे हाथ धुलना है या मुझे कुछ करना है। तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं और ये जानते हैं कि यही विचार आपके दिमाग में बार बार आ रहा है और आप चाह कर भी इसको रोक नहीं पा रहे, मतलब आप रोकना तो चाह रहे हैं लेकिन आपसे ये रुकता नहीं है। उसके बाद से आता है एक हमारा टेस्ट होता है, ये ब्राउन कंपल्सिव डिसऑर्डर स्केल। इसमें क्या होता है कि आप ये एक तरीके का स्केल होता है जिससे ये पता करते हैं कि ओसीडी कितने लेवल तक हो चुका है, कि मतलब अभी ये स्टार्टिंग फेज है या मतलब शुरुआत का है या थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद से आता है फिजिकल चेकअप। फिजिकल चेकअप में मतलब आपके शारीरिक चेकअप करते हैं डॉक्टर। उसमें देखते हैं कि ओसीडी के साथ साथ और कोई ऐसी तो समस्या नहीं है जिसकी वजह से ओसीडी जो आपके ऊपर मतलब ज़्यादा प्रभाव कर रहा है। फिर लास्ट में आता है मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन। मतलब इसमें क्या करते हैं कि दिमागी रूप से ये चेक करते हैं कि जैसे कोई ऐसी घटना हो गई, आप बातचीत करेंगे तो उसमें डॉक्टर ये जान पाएंगे कि कोई जैसे घटना हो गई है पुरानी या कुछ ऐसे दुखद, जिससे कि आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, एंजाइटी हो रही है, आप बार बार वही चीज़ सोच रहे हैं, एक ही चीज़ को लेके आप बैठे हुए हैं। तो मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन से डॉक्टर जो होता है वो इन सब चीज़ों को जानता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से अगर ओसीडी हो रही है तो इसके आगे प्रिवेंशन आपको हमारी सहपाठी बताएंगे। आप लोगों ने सब कुछ जान लिया कि कैसे चेकअप कराना है, कैसे आप जान सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट मतलब उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओसीडी के 3 तरह के उपचार हो सकते हैं। थेरेपीज हम लोग ले सकते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, औषधि मतलब मेडिकेशन, और अन्य उपचार भी कर सकते हैं। तो हम लोग मेडिकेशन में हम लोग एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ लेते हैं जो हमारे डिप्रेशन को कम करता है और हमारे दिमाग में आने वाले विचारों को कंट्रोल करता है। इसमें हम लोग क्लोराजिपाम और एक एंजियोलाइटिक मेडिकेशन होती है उसको लेते हैं, जैसे कि बेंजोडाइजिपिन। और इसके बाद हमारा थेरेपी उपलब्ध। तो आप लोगों ने जान लिया कि दवाओं से आप लोग कैसे ठीक हो सकते हैं। तो इस ओसीडी को ठीक करने के लिए डॉक्टर कुछ थेरेपी चलाते हैं जिससे कि जो पेशेंट होता है वो जल्दी से ठीक हो सके। तो पहला जो सबसे आसान और सबसे ज़रूरी थेरेपी चला जाता है वो होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार भी कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है उसको जो विचार आते हैं, जो नकारात्मक विचार आते हैं और जो बार बार करने का प्रक्रिया और क्रिया वो बार बार करता है, उससे कैसे वो अब ठीक हो या फिर कैसे वो उससे निकल सके, इस चीज़ का हम जो व्यक्ति होता है उसको ट्रेनिंग देते हैं। फिर इसमें आता है हम लोग ECT।
ECT में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक Conversion थेरेपी देते हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जो व्यक्ति होता है उसके मस्तिष्क पे कई जगह इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके और जो मस्तिष्क से पाए जाते केमिकल्स होते हैं उसका संतुलन बनाने के लिए हम लोग ये पेशेंट को देते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो हो सकता है कि पेशेंट जो है अपना मेमोरी लॉस करते हैं। इसके बाद आता है RTMS में क्या होता है कि मैग्नेट का यूज़ करते हैं। जो डॉक्टर होता है वो मस्तिष्क के कई हिस्सों पे चुंबक का यूज़ करके जो न्यूरॉन्स होते हैं कोशिकाएं होते हैं उनको संतुलित करने के लिए और उनका जो कार्य है उसको सही करने के लिए ये हम लोग प्रक्रिया यूज़ करते हैं। और भी इसमें कई सारे थेरेपी आ सकते हैं जैसे पारिवारिक उपचार। आप अपने परिवार में समूह में एकत्रित होकर बैठ के अपने जो दिक्कत है उसको अपने परिवार से बताएं, उसको बताएं कि आपको ये चीज़ होता है और अपने ऊपर विश्वास रखें कि अगर आपने एक बार हाथ धोया तो आपका हाथ बार जाके हाथ धोना या कोई सारी चीज़ें सामान्य उपचार, इसमें आप लोग घर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इसमें आप लोग पर्याप्त नींद ले सकते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। आप लोग भोजन ले रहे हैं उसे पर्याप्त रखें, सही से उसमें सारे पौष्टिक आहार होने चाहिए। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप ज़्यादातर अकेले टाइम ना बिताएं, क्योंकि ऐसे अगर आप अकेले हैं तो वो सारे सोच बार बार आते रहेंगे और वो आप कार्य करते रहेंगे। आप इसके लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे तो आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सुबह में एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग पे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सामान्य उपचार में कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बचाव के उपाय बताऊंगी। तो पहला, हम लोग एक अच्छी नींद लेंगे और भोजन में पौष्टिक आहार होना चाहिए और जो भी हम लोग सब्जियां और फल खा रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए। और उसके बाद व्यायाम करेंगे, रोज सुबह उठ करके व्यायाम करेंगे। एक अच्छी दिनचर्या का पालन करेंगे। उसके बाद चुनौतीपूर्वक क्षणों के दौरान धैर्य बनाए रखें। जब भी आपको लगे कि ये चीज़ हमारे लिए चुनौती हो रही है उसके लिए धैर्य बना के रखें। फिर उसके बाद तनाव और कोई भी नुकसान वाले काम है उसको कम करें। और उसके बाद संकट के समय सौम्य और शांत रह के अपनों से बात करें। कई बार ऐसा होता है अपनों से बात करने से थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। फिर उसके बाद लगातार थेरेपी सेशन ले, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के दवा जो आप रोज दे रहे हैं उसको ना छोड़ें और उसके बाद दवाएं रोज लें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि OCD का इलाज मुमकिन है और जागरूकता ही इसका पहला कदम है।